फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। आज पढ़ने वाले हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू हैं 2024 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। ट्रोपोस्फेयर मुख्यतः संगठित है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बोथ। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ। ट्रोपोस्फेयर मतलब कि शोभ मंडल। ठीक है, शोभ मंडल सबसे निचली और पहली परत होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल कहते हैं इसको, शोभ मंडल। शोभ मंडल फर्स्ट या पहली परत कहते हैं, सबसे निचली परत है। ठीक है, इसी परत में सभी मौसमी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं, है ना। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और ध्रुवों से बात करें तो 8 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा से बात करें तो ये 18 किलोमीटर है। ठीक है, तीनों चीज़ों से, पृथ्वी की सतह से, ध्रुवों से और भूमध्य रेखा से बात करें तो ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ती है शोभ मंडल में तो तापमान में कमी आती है। ठीक है, और शोभ मंडल में 99% जलवाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। एरोसोल छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान, क्या वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान शोभ मंडल में कितना होता है? अकेले में 75 से 80% द्रव्यमान इसी मंडल में पाया जाता है। इसकी मुख्य गैसें बात हुई गई है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितना परसेंटेज? नाइट्रोजन का 78% और ऑक्सीजन का 21%। ठीक है, इस मंडल को, शोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, और संवहन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संवहन धाराएं यहीं तक सीमित होती है, इससे आगे नहीं होती संवहन धाराएं। ठीक है, शोभ मंडल की बात हो गई। जैसे समताप मंडल होता है, इसके बाद जो दूसरी परत होती है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे ओजोन परत का घर कहते हैं, है ना। और ओजोन परत, बेड ओजोन परत शोभ मंडल में पाई जाती है, लेकिन गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक, और ओजोन की जो ऊंचाई है 18 से 20 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। ठीक है, समताप मंडल को हवाई जहाज के लिए आदर्श परत माना गया है। यहाँ पर मुलाभ मेघ, ठीक है, मुलाभ मेघ बनते हैं समताप मंडल में, जिसे मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड भी कहते हैं। ठीक, समताप मंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी से 12 से 50 किलोमीटर तक रहती है, भूमध्य से 20 किलोमीटर तक और ध्रुवों से 7 किलोमीटर तक रहती है। और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है ना। और सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है ओजोन लेयर। इसमें मुख्य गैसें होती है डाइऑक्सीजन और ओजोन गैस। ठीक, उसके बाद एक मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल मतलब मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर तीसरी लेयर होती है जो कि सबसे ठंडी लेयर होती है, सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। और इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। कहाँ तक टेम्परेचर पहुंच जाता है इसका? -85 डिग्री से -120 डिग्री तक, इतना नीचे चला जाता है। इसी कारण यह सबसे ठंडी लेयर कही जाती है। वायुमंडल में अधिकांश उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। इस मंडल में दुर्लभ जलवाष्प के कारण रात में बादलों का निर्माण होता है जो वायुमंडल के सबसे ऊपर होते हैं। इसी लेयर में साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से जाने वाले विमान मध्यमंडल तक पहुंच सकते हैं। ठीक, इसके बाद लेयर आती है आयन मंडल या आयनोस्फेयर। ठीक, ये कोई अलग परत नहीं है, ये आयन मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल इन सबको ओवरलैप करती है, और यह वायुमंडल की सबसे सक्रिय लेयर है, हिस्सा है। ठीक, और ये जो लेयर है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके ही अपने एरिया को बढ़ाती है, सिकुड़ती है। ठीक, और यह एक विद्युत प्रवाह की क्षेत्र है जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर प्रभावित करने में सक्षम है। संचार उपग्रह जो है वो आयन मंडल में ही, आयनोस्फीयर में ही अवस्थित है ना। ठीक, लास्ट लेयर होती है इसकी बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर सबसे ऊपरी परत, अंतिम परत तो कहते हैं, और ये पृथ्वी के सभी उपग्रह यहीं पर परिक्रमा करते हैं। यह लेयर सबसे गर्म होती है, 2000 डिग्री तक या 3600 फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान बढ़ जाता है। और यहाँ पर बादल या जलवाष्प जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर कभी कभी अरोरा बोरेकिस, नॉर्थ लाइट्स जिसे कहते हैं, और अरोरा ऑस्ट्रेलिया, साउथ लाइट्स जिसे कहते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं। और जो ISS है ना, IS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी लेयर में अवस्थित है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 30, अप्रैल 21, सितंबर 16, 25 दिसंबर। इसका आंसर है 26 सितंबर, सॉरी 16 सितंबर को है। ठीक, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन का माप, ओजोन को किस इकाई से मापा जाता है? डाप्सन से।
डाप्सन से ओजोन को मापा जाता है। ठीक, 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। ठीक है, किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिन घोषित किया था। कब किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ठीक, और ये लागू कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ 1989 में। ठीक, ये जो प्रोटोकॉल है भारत का पहला प्रोटोकॉल है, अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल ओजोन के लिए। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहला है। ठीक, ओजोन परत, ओजोन छिद्र की जो खोज है, छिद्र की खोज फारमैन के द्वारा की गई है। इसके साथ और भी दो नाम आते हैं, ब्रायन गार्डिनर व जोनाथन शेकलिन, ये तीन लोगों के नाम आते हैं। ठीक, ओजोन छिद्र की खोज इन्होंने की, और जो ओजोन छिद्र है उसको 200 डाप्सन यूनिट के नीचे अगर जाता है तो ये ओजोन छिद्र माना जाएगा। सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है, जो कि श्रीनगर में नापी गई है, और न्यूनतम मोटाई होती है वर्षा ऋतु में, जो कि त्रिवेंद्र में नापी गई है। ठीक है, ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CFC है, और ये रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ EVS कंटेंट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास? प्राथमिक कक्षा के छात्रों को EVS सामग्री की किस प्रकार की समस्याओं की जानकारी दी जानी चाहिए? मनोरंजन से संबंधित, शैक्षिक तथ्य पक्ष से संबंधित, खेलकूद से संबंधित या गृह कार्य से संबंधित? तो बच्चों को शैक्षिक तथ्य और पक्ष से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के विभिन्न प्रकारों और भागों का वर्णन करने के लिए एक खंड को मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया गया, तथा जबकि दूसरे खंड को ब्लैक बोर्ड पर खींचे गए आरेख के माध्यम से पढ़ाया गया। पहले खंड में बच्चों को अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा, इसका कारण हो सकता है वे मेधावी छात्र थे। ब्लैक बोर्ड एक अच्छा दृश्य साधन नहीं है। श्रव्य दृश्य साधन बेहतर परिधारणा के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। मल्टीमीडिया का उपयोग तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। इसका आंसर होगा श्रव्य दृश्य साधन बेहतर प्रतिधारणा के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंदिर के ऊपर शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निर्मित डैश बोर्डर को रोलर्स पर रखा और इसे ऊपर तक घुमाया। सीढ़ियां, ढलान, आंसर होगा ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन साबुन से स्नान करे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जिससे अंधापन और अन्य दृष्टि की समस्या हो सकती है को फैलने से रोका जा सकता है? Which one of the following illness that can cause blindness and other eyesight problem can be prevented from spreading if a person bath daily using soap? इसका आंसर होगा ट्रेकोमा। ठीक है, आई से संबंधित और कुछ बीमारियां जान लेते हैं, जिसे कंजक्टिविटीज मतलब आंखों में सूजन होती है। इस बीमारी में आंखों में सूजन होती है और पानी बहता है, आंखों से पानी बहता है ना। साथ ही आंखों से संबंधित नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आंखों की बीमारी है। विटामिन ए की कमी से होता है। कोरोनियल जीरोसिस होता है, इसका मतलब है आंखों का पानी सूख जाना। कोरोनियल जीरोसिस, आंखों का पानी सूख जाना। जियोप्थेलेमिया, आंखों की रोशनी कम होना। जियोप्थेलेमिया, आंखों की रोशनी कम होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पास कितने विश्व धरोहर हैं? 25, 40, 35, 19? इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि फिलहाल 43 विश्व धरोहर है, जिसमें से 35 ऐतिहासिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ठीक, ये जो 40 आंसर दिया है लास्ट 2024 के क्वेश्चन है ना, ये
तो ये 40 आंसर दिया है। तो ये जो वर्ल्ड में मिक्स्ड जो साइट्स हैं उसकी संख्या बताई गई है। ठीक, नेक्स्ट ये एक लिस्ट है जिसमें सारे विश्व धरोहर शामिल है। चलिए एक बार देख लेते हैं इनको। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में 1983 सांस्कृतिक है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में 1983 सांस्कृतिक। आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 सांस्कृतिक। ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983 सांस्कृतिक। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा 1984 सांस्कृतिक। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह तमिलनाडु 1984 सांस्कृतिक। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 प्राकृतिक। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम 1985 प्राकृतिक। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 प्राकृतिक। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा 1986 सांस्कृतिक। खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश 1986 सांस्कृतिक। हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक 1986 सांस्कृतिक। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 सांस्कृतिक। पद्मकमल में स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987 सांस्कृतिक। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र 1987। ये पद्मकमल के स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987 है ना। एलिफेंटा गुफा 1987 महाराष्ट्र सांस्कृतिक। महान जीवी चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 सांस्कृतिक। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 प्राकृतिक। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड प्राकृतिक। 1988 में सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 सांस्कृतिक। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 सांस्कृतिक। कुतुब मीनार उसके स्मारक दिल्ली 1993 सांस्कृतिक। भारत के पर्वतीय रेल मार्ग पश्चिम बंगाल तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश 1999 सांस्कृतिक। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार 2002 सांस्कृतिक। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल महाराष्ट्र 2004 सांस्कृतिक। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात 2004 सांस्कृतिक। और है आप देख लीजिए लिस्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रिवर्स करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते? प्रकृति के करते हैं, देवी के करते हैं, पशुपति के करते हैं, इंद्र के नहीं करते। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस रिसाव जिम्मेदार है? नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट या क्लोरीन गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। ठीक, भोपाल में, और ये गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, नेक्स्ट जलवायु समूह के कोपेन वर्गीकरण के अनुसार शीत जलवायु की विशेषता क्या है? सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान शून्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे या नीचे होता है। सभी महीनों के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है। संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है। तो अपना आंसर होगा सभी महीनों के लिए औसत तापमान 10 डिग्री से नीचे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहते जल द्वारा निष्पेक्ष सामग्री को कहा जाता है? जलोढ़, जलोढ़ पंखे, अल्वेड़ा, ग्रीड। आंसर है जलोढ़। चलिए थोड़ा मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। जलोढ़ एक मिट्टी है और मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और मिट्टी के जो प्राथमिक खनिज है, प्राथमिक मृदा खनिज कौन कौन से हैं? कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, सोडियम और लोहा, ये प्राथमिक खनिज है, मिट्टी के प्राथमिक खनिज है। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। ठीक, मिट्टी सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण की स्थापना 1958 में हुई है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है और पोटास की इसमें बहुलता होती है, इसमें पोटास बहुत अधिक होता है ना। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ ही है। ठीक, भारत भूमि का 22% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का ही है। यह 2 प्रकार की होती है, पहली होती है बांगर जो पुरानी जलोढ़ होती है, और दूसरी होती है खादर जो नई जलोढ़ होती है। और इस मिट्टी में प्रमुख फसलें हैं गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि चीजें इसमें फसलें इसमें उगाई जाती हैं। बहुत ज्यादा उपयोगी मिट्टी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक देश के माध्यम से सरकार द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का भंडार है? FCI, IFCI, IDBI या FICCI? आंसर होगा FCI। FCI क्या है? FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई किसके जरिए? एक्ट 1964 के तहत स्थापना 1965 में हुई है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक,
और इसके चेयरमैन हैं आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री चेयरमैन है आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक, बात कर लेते हैं IFCI की। यह इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक, फिर बात करते हैं IDBI एक निजी बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1964 में डेवलप हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन में रोवर का नाम क्या था? विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य, भास्कर होगा, भास्कर का। ठीक, तो इसका आंसर है प्रज्ञान, क्योंकि विक्रम है लैंडर, ठीक, और प्रज्ञान क्या है? रोवर। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 की। चंद्रयान 1 एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। ठीक, और ये भारत का पहला मिशन था जो कक्षीय मिशन था। चंद्रयान फर्स्ट ये कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। किसके जरिए? PSLV C11 के द्वारा। ठीक, ये चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया इसने? 18 नवंबर 2008 को। ठीक, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। 29 अगस्त 2009 को इसका संपर्क टूट गया। ठीक, इसके साथ भारत चंद्रमा पर यान भेजने वाला छठा देश बन चुका था। इसकी कार्य अवधि थी 2 महीने की इसकी कार्य अवधि थी। ठीक, इसका जो पेलोड था ना वो नासा का था। और चंद्रयान फर्स्ट से जानकारी हमें मिली थी जल की उपस्थिति, दक्षिणी ध्रुव पर जल की उपस्थिति चंद्रयान फर्स्ट से मिली थी, जो कि एक बर्फ के रूप में था। ठीक, चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019। ठीक, किसके थ्रू? GSLV मार्क 3 के थ्रू। चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था इसने? 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। ये चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2 मिशन, ये लैंडिंग मिशन है, पहला लैंडिंग मिशन है। ठीक, परंतु ये 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में तो पहुंचा, परंतु चंद्रमा पर उतरने के दौरान 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क इसका टूट गया। और जहां ये लैंडर का चंद्रमा पर जहां ये लैंडर क्रैश हुआ, उस जगह का नाम रखा तिरंगा पॉइंट। ठीक, और ऑर्बिटल अभी उसके बाद भी चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा था और जानकारी दे रहा था। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक, बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की बात करते हैं। ये भी एक लैंडिंग मिशन था जो कि 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, जो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, जहां इसके लैंडर और रोवर का नाम सेम चंद्रयान 2 का ही रखा, विक्रम और रोवर। और जहां पर ये लैंडिंग किया उस जगह का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नव गठित अंतर सरकारी संगठन रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित है? VLAO, SKAO, LWAO, ASAO। आंसर होगा SKAO। SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑर्बिटरी इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए इसको बनाया गया है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, SKA लो और SKA मिड। SKA लो ऑस्ट्रेलिया में है और SKA मिड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, SKAO भारत इसका भी सदस्य है और इसका एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? भारत में, पुणे में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक खेती के निदेशक कौन है? डॉक्टर गणेश शर्मा, डॉक्टर कृष्ण बिहारी, डॉक्टर प्रियंका प्रधान, डॉक्टर श्री अरविंद कुमार। तो आंसर होगा डॉक्टर गणेश शर्मा। इन्हें गगनेश शर्मा भी कहते हैं, गगनेश शर्मा। ठीक, जैविक खेती, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है जैविक खेती के लिए। ठीक है, क्या क्या अवयव है इनमें? कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। ठीक है, और इस जैविक खेती का सिद्धांत क्या है? मिश्रित खेती, फल आवर्तन, कार्बनिक चक्र अनुकूलन, ये सब इसके सिद्धांत है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक गणेश शर्मा है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के समर्थन में स्थापित हुई है। राष्ट्रीय जैविक
खेती अनुसंधान संस्थान 2000 स्थापना 2007 और 8 में हुई है। जैविक खेती के जो जनक हैं वह है सर अल्बर्ट हॉवर्ड। ठीक। मार्च 2022 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का नाम बदलकर राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद कर दिया गया है। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं और विश्व का पहला जैविक देश एस्टोनिया है और भारत का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम जो पूर्णतः जैविक खेती करता है और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलें देश में विभिन्न भागों में की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं। मानसून, सर्दी, गर्मी, बसंत। तो मानसून से पहले या शुरुआत में उगाई जाती है। खरीफ की फसल में क्या क्या आ जाता है? सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। खरीफ को याद रखना मतलब बारिश से पहले खरीफ की फसलें स्टार्ट होती हैं। तो खरीफ से खराब याद रखिए कि पानी में कोई भी चीज खराब हो जाती है, तो पानी से पहले खरीफ की फसलें और सर्दियों में रबी की फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिट्टी बहुत शुष्क है तो उसे जुताई से पहले लेश की आवश्यकता हो सकती है। रिक्ति स्थान, खाद, उर्वरक, पानी और बुआई। तो पानी की आवश्यकता होगी, जब मिट्टी सूखी होगी तो पानी की आवश्यकता होगी ना मिट्टी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना 1902, 1947, 1906, 1951। आंसर है 1906। 1906 में भारत के रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना 1906 में हुई। 1906 में कहां पर? तमिलनाडु के रानीपत में। ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादक राज्य है पंजाब, जो रासायनिक उर्वरक का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु भ्रमण में यह महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक भाग पर अधिक जोर न दिया जाए, वातावरण को अनौपचारिक रखा जाए। ओनली वन, केवल दो, दोनों, या दोनों में से एक भी नहीं। तो आंसर होगा दोनों, ए और बी दोनों चीजें होना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठों की योजना बनाते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिगम विधियों को छात्रों को देश की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इर्द गिर्द के वातावरण, संज्ञानात्मक क्षमता, कलाएं, शिल्प, विचार, खेलकूद जैसी शारीरिक विधि। तो आंसर होगा इर्द गिर्द के वातावरण के खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना देख कर महसूस कर सीखते हैं बहुत अच्छे से कर पाते हैं उस चीज को याद नेगेटिव वर्ड समझ पाते हैं, उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण नहीं है? बाढ़, जंगल की आग, भूकंप या शहरीकरण। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। शहरीकरण प्राकृतिक नहीं है, मानव द्वारा निर्मित है, जो कि वनोन्मूलन का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक गैस है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जलवाष्प आता है। जलवाष्प, अगर ऑप्शन में जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो सबसे पहले जलवाष्प लगाएंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर मीथेन आती है CH4, फिर N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड CSV, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFCS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दी है? जोसेफ फोरियर, जो भी सुटेबल हो याद रखनी है या याद रख पाओ जिस भी ट्रिक से आप, मैं फोरियर से याद रखती हूँ, बाकी फोरियर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल शेल या कोयले से निकाले गए संश्लिष्ट अपरिष्कृत तेल सिंथेटिक क्रूड को क्या कहा जाता है? स्क्रूड या साइटिक। तो हमारा ऑप्शन है सिंक्रूड कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः चक्रण योग्य सामग्री को अलग करने के बाद कचरे को जलाने की प्रक्रिया कहलाती है? भस्मीकरण, जैव अवक्रमण, पृथक्करण या डिस्टिलाइजेशन, अवसन। ठीक, तो आंसर होगा भस्मीकरण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है? MS स्वामीनाथन,
डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर P.A. सांचेज और डॉक्टर R.S. परोदा को। तो आंसर है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन बहुसाक्ष्य आधारित क्यों होना चाहिए? इसे और अधिक बोझिल बनाने के लिए, इसे विश्वसनीय बनाने के लिए, इसे बड़ा बनाने के लिए, इसे दिलचस्प बनाने के लिए? आंसर होगा इसे विश्वसनीय बनाने के लिए आकलन को बहुसाक्ष्य आधारित बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं? विद्यालय के दिन प्रतिदिन की शिक्षण अधिगम गतिविधियों पर विचार करना, व्यक्तिगत छात्र की क्षमता जानने के लिए। दोनों चीजें अध्यापक से निर्मित परीक्षा का ही है, क्योंकि टीचर रेगुलर की चीजों को ही देखते हैं, दिन प्रतिदिन की चीजों को देखकर उसका एग्जामिनेशन करते हैं, बच्चे का उसके व्यक्तित्व का एग्जामिनेशन करते हैं, व्यक्तित्व को जानते हैं। तो ये दोनों ही बातें सच हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत क्वेश्चन पूछा है। रूब्रिक उत्पाद छात्र के कार्य का परिमाण और के बजाय प्रक्रिया कुछ कार्य करने की पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने में प्रभावी है। सेकेंड, विभिन्न कार्यों के लिए रूब्रिक विकसित करने के लिए किसी को मानदंड तय करने की आवश्यकता होती है जो सीखने के प्रतिफलों के अनुरूप होना चाहिए। आंसर होगा ओनली वन। जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो रूब्रिक होता है वो उत्पादन पर या परिणाम पर आकलन का प्रभावी नहीं बनाता, बल्कि प्रक्रिया को बनाता है। ठीक है, कुछ कार्य करने की प्रक्रिया को आकलन के लिए प्रभावी बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य TLM सामग्री नहीं है? दृश्य TLM जो देखने में होती है ना, TLM टीचर लर्निंग मटेरियल, पत्रिका, केस स्टडी, पूरक किताबें, रेडियो प्रसारण। तो जो रेडियो प्रसारण है ना, इसे देखा नहीं जाता, इसे सुना जाता है। इन सबको देखते हैं लेकिन इसे सुनते हैं। ठीक, तो ये श्रव्य TLM हो गया। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। प्याज भी बहुत लग रही है मुझे आज। आकलन को उसके उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो आंसर होगा 3। फॉर्मल असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट और एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट। बोला नहीं जा रहा, एक सेकेंड। चलो लास्ट क्वेश्चन था, खत्म करते हैं। ठीक है, ये तीनों असेसमेंट बताए गए हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ रही होगी।